नमस्ते और स्वागत है। एक YouTube ट्यूटोरियल है जो कक्षा 12 के छात्रों के लिए बनाया गया है। और ये हिंदी व्याकरण के 3 कह सकते हैं सबसे मुश्किल विषयों को एक ही वीडियो में समझाता है, रस, छंद और अलंकार। पर आज यहाँ हमारा मिशन कोई परीक्षा पास करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन तो है कविता के उस जादू को डिकोड करना, ये समझना कि कुछ पंक्तियां, चाहे वो सदियों पुरानी हो या किसी नए गाने की, वो हमारे रोंगटे क्यों खड़े कर देती हैं। हाँ, उनके पीछे का वो सीक्रेट कोड क्या है? बिल्कुल। तो चलिए इस कोड को तोड़ते हैं। स्रोत बताता है कि इस जादू के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले है कविता की आत्मा, उसका भाव, जिसे रस कहते हैं। फिर आते हैं उसके कपड़े या गहने यानी अलंकार, और आखिर में उसकी धड़कन, उसका संगीत यानी छंद। तो शुरुआत आत्मा से ही करते हैं, रस से। हाँ, और स्रोत में इसे समझाने के लिए एक मास्टर ट्रिक दी गई है। हाँ, और ये ट्रिक सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं, ये असल में कविता के मनोविज्ञान को खोलकर रख देती है। ये बताती है कि कोई भी भावना अकेली नहीं होती। अच्छा। उसे जगाने के लिए एक पूरा माहौल, एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है, और स्रोत इस इकोसिस्टम के लिए एक फॉर्मूला देता है। एक फॉर्मूला भावनाओं के लिए? ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। शुरू में लगता है, पर इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। रेसिपी? हाँ, मुख्य सामग्री है स्थायी भाव, यानी वो मूल भावना जिसे जगाना है, जैसे प्यार, हिम्मत या दुख। ठीक है। लेकिन आप इसे कच्चा तो परोस नहीं सकते ना। हाँ। आपको कुछ और चीजें मिलानी पड़ती हैं, जैसे वो कारण जिससे भावना जगी, जिसे व्याकरण में विभाव कहते हैं। अच्छा। शरीर पर उसका जो असर होता है, यानी अनुभाव, और कुछ छोटी मोटी सहायक भावनाएं, जिन्हें संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, तो इन सब तकनीकी शब्दों में खोने के बजाय मूल बात यह है कि एक मुख्य भावना को जगाने के लिए कई चीजों को मिलाना पड़ता है। बिल्कुल। और स्रोत का जो मास्टर फॉर्मूला है वो इसी रेसिपी को शब्दों में पिरोता है। कैसे? वो कहता है, जब यहाँ स्थायी भाव का नाम डालें, नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से मिलता है, तब यहाँ रस का नाम डालें, रस पैदा होता है। बस। अरे वाह! आपको सिर्फ स्थायी भाव और उससे बनने वाले रस का नाम पता होना चाहिए, और हर रस की परिभाषा तैयार है। मैं मानता हूँ ये छात्रों के लिए तो कमाल का है, पर क्या इससे कविता का मजा एक फिल इन द ब्लैंक्स जैसा नहीं हो जाता? क्या हम कला का विश्लेषण करके उसका जादू खत्म नहीं कर देते? ये एक क्लासिक बहस है, विश्लेषण बनाम सराहना। लेकिन इसे संगीत सीखने की तरह सोचिए। ये जानना कि सी माइनर कॉर्ड क्या है किसी उदास गाने को बर्बाद नहीं करता, बल्कि ये समझने में मदद करता है कि वो गाना इतना उदास क्यों लग रहा है। सही बात है। तो ये फॉर्मूला महसूस करने की जगह नहीं लेता, बस समझने का एक जरिया देता है। बहुत अच्छी बात कही। तो चलिए इस फॉर्मूले को काम करते हुए देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध रस, श्रृंगार रस से शुरू करते हैं। हाँ, इसका स्थायी भाव है रति, यानी प्रेम। स्रोत इसके 2 रूप बताता है, एक संयोग यानी मिलन का सुख, और दूसरा वियोग, बिछड़ने का दुख। बिल्कुल। संयोग के लिए वो बतरस लालच लालकी वाला उदाहरण देते हैं, जहां गोपियां कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली छिपा लेती हैं। ये प्रेम की वो चुलबुली शरारत है। हाँ, और वियोग के लिए उधो मन न भये 10-20। ये कितना गहरा है। गोपियां कहती हैं कि हमारे पास 10-20 दिल नहीं है। एक ही था जो कृष्ण के साथ चला गया। एक ही लाइन में पूरी बेबसी सिमट गई है। सही कहा। फिर आता है वीर रस। उसका स्थायी भाव है उत्साह। उत्साह। स्रोत इसके लिए बहुत जाने पहचाने उदाहरण देता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये पंक्तियां सुनते ही अंदर एक ऊर्जा महसूस होती है। बिल्कुल होती है। ये शब्दों का ही तो कमाल है, जो सीधा असर करता है। अच्छा, स्रोत में शांत रस का भी जिक्र है। ये थोड़ा सूक्ष्म है ना? जब मन दुनिया की भाग दौड़ से ऊपर उठ जाए। बिल्कुल। ये वो ज़ेन मोमेंट वाली भावना है जो शायद किसी लंबी यात्रा के बाद या बस शांति से एक कप चाय पीते हुए महसूस होती है, जब दुनिया का शोर थम जाता है। स्रोत तुलसीदास का एक साहित्यिक उदाहरण देता है। अब लौ नसानी अब न नसै हूं, मतलब अब तक तो जीवन बर्बाद किया, पर अब नहीं करूंगा। और एक लोक उदाहरण भी था। हाँ, और मुझे वो ज्यादा पसंद आया। रहना नहीं देश बिराना है। हाँ, ये सीधी बात है कि ये दुनिया एक सराय है, हमारा स्थायी घर नहीं। और हास्य रस तो सबका पसंदीदा होगा। किसी की अजीब शक्ल सूरत या हरकतों से जो हंसी आए। हाँ, और स्रोत का उदाहरण तो कमाल का है। कौन सा? बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए,
किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। हाँ, ये तो आज के जमाने की स्टैंड अप कॉमेडी जैसा ह्यूमर है। एक पल में मुस्कान ले आता है। बिल्कुल। इसी तरह करुण रस है, जिसका स्थायी भाव शोक है, जब कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति खो जाए। तो एक तरह से हमने कविता की आत्मा को समझ लिया। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि भावनाएं बस हवा में पैदा नहीं होती। कवि उन्हें एक खास रेसिपी से तैयार करता है। एकदम सही। ठीक है, तो अगर रस वो एहसास है जो कवि पैदा करना चाहता है, तो यकीनन उसके लिए वो कुछ खास शब्दों का, कुछ खास तुलनाओं का इस्तेमाल करता होगा। बिल्कुल। मतलब किसी को बहादुर कहना एक बात है और उसे शिष्य से तौलना दूसरी। क्या श्रोत भाषा के इन औजारों पर बात करता है? बिल्कुल। और ये हमें सीधे हमारे अगले विषय पर ले आता है, अलंकार। कविता के गहने। हाँ, कविता के वो गहने जो उसे सुंदर और असरदार बनाते हैं। और ये इस विश्लेषण का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। श्रोत अलंकारों को समझने का एक बहुत ही साफ तरीका बताता है, जो दो चीजों के रिश्ते पर टिका है, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान, ये शब्द स्कूल में सुने थे। उपमेय वो चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उपमान वो जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं। सही। एकदम सही। और इन दोनों के बीच रिश्ता कैसा है, यही अलग अलग अलंकारों को जन्म देता है। सोचिए, आपके पास दो चीजें हैं, चेहरा जो उपमेय है और चांद जो उपमान है। अब इनके रिश्ते को देखिए। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहला और आसान अलंकार है उपमा। यहाँ चेहरे की चांद से सीधी सीधी तुलना होती है। तुलना। चांद सा सुंदर चेहरा। यहाँ सा शब्द तुलना को साफ कर रहा है। स्रोत का उदाहरण है हरि पद को कोमल कमल से, यानी हरि के पैर कमल जितने कोमल हैं। ठीक है, ये तो सरल है। और फिर आता है रूपक अलंकार। यहाँ क्या होता है? यहाँ कवि और भी ज्यादा दाहड़ हो जाता है। वो तुलना नहीं करता, बल्कि दोनों को एक ही बना देता है। एक ही? वो ये नहीं कहता कि चरण कमल जैसे हैं, वो सीधे कहता है चरण कमल। स्रोत का उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राय। वाह, यहाँ चरण पर कमल का आरोप है, दोनों में कोई भेद नहीं रहा। अरे वाह, ये तो अब समझ में आया। मतलब तुम्हारी आंखें समंदर जैसी हैं, ये उपमा है। हाँ, लेकिन तुम्हारी समंदर आंखें, ये रूपक है। क्या बेहतरीन तरीके से पकड़ा है। एक तुलना है और दूसरा एक फ्यूजन। असर में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और तीसरा है उत्प्रेक्षा। यहाँ न तुलना है न आरोप, यहाँ संभावना जताई जाती है, एक कल्पना की उड़ान है। तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है मानो चांद जमीन पर उतर आया हो। अच्छा। स्रोत बताता है कि इसमें मनु, मानो, जनु जैसे शब्द आते हैं जो संभावना का इशारा करते हैं। तुलना, आरोप और संभावना, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये ढांचा तो बहुत मददगार है ना? लेकिन दो अलंकार हैं जिनमें हमेशा उलझन होती है, संदेह और भ्रांतिमान। दोनों में ही कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, और स्रोत इन दोनों के बीच का जो बारीक फर्क है उसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। कैसे? संदेह अलंकार में शक पैदा होता है और अंत तक बना रहता है। आप तय नहीं कर पाते, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। अच्छा, वो की शब्द। हाँ, वो की शब्द दिखाता है कि बोलने वाला उलझन में है। पता ही नहीं चल रहा कि साड़ी के अंदर औरत है या औरत ही साड़ी से बनी है। ठीक है, तो संदेह में आप यह या वो की स्थिति में फंसे रहते हैं, और भ्रांतिमान? भ्रांतिमान में आप बेशक गलत नतीजे पर पहुंच जाते हैं। अच्छा। आपको शक नहीं होता, आपको गलतफहमी हो जाती है। स्रोत का उदाहरण तो लाजवाब है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। एक तोते ने नायिका की नाक की लौंग देखी, उस पर उसके होठों की लाली पड़ी, तो तोते को भ्रम हो गया कि ये अनार का दाना है। हाँ। उसे कोई शक नहीं है, वो तो उसे खाने के लिए तैयार है। कमाल है। तो एक में शक बना रहता है और दूसरे में गलतफहमी पक्की हो जाती है। ये तो अब कभी नहीं भूलूंगा। इनके अलावा कुछ और भी मशहूर अलंकार हैं, जैसे यमक, जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है पर हर बार उसका मतलब अलग होता है। हाँ, कनक कनकते 100 गुनी, एक कनक सोना है, दूसरा धतूरा। बिल्कुल। और श्लेष अलंकार, जहाँ शब्द तो एक ही होता है पर उससे कई मतलब चिपके होते हैं। स्रोत का वो सुभरन वाला उदाहरण याद है? हाँ, जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से ढूंढ रहे हैं। सही। और अंत में अतिशयोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जब हम कहते हैं मैंने तुम्हें 1000 बार फोन किया
या भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो हम अतिशयोक्ति अलंकार का ही तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो सही है। कवि बस इसे और सुंदर ढंग से करते हैं। बिल्कुल। तो ये है कविता का श्रृंगार, उसके गहने। हमने उसकी आत्मा यानी रस को समझा और अब उसके कपड़ों मतलब अलंकार को भी देख लिया। लेकिन एक चीज अभी बाकी है जो इन सबको एक साथ बांध कर रखती है, उसकी धड़कन। हाँ, कविता का संगीत। और ये हमें हमारे तीसरे और अंतिम विषय पर लाता है, छंद। छंद ही वो अनुशासन है जो कविता को लय और ताल देता है। उसके बिना कविता सिर्फ बिखरे हुए शब्द रह जाएगी। और स्रोत में दोहा और सोरठा पर काफी जोर है, जिनमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। और स्रोत इसे बहुत आसान बना देता है। दोनों के 4 हिस्से या चरण होते हैं। ठीक। दोहा के पहले और तीसरे हिस्से में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 11-11। ठीक है, 13-11 13-11 ये दोहा है। अब बस इसे उल्टा कर दीजिए, 11-13 11-13, ये सोरठा बन गया। हाँ, सोरठा दोहे का ठीक उल्टा है। अगर एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो गया। ये तो बहुत ही सरल हो गया। पर ये मात्राओं का गणित क्यों जरूरी है? इसका असर क्या होता है? असर बहुत गहरा होता है। छंद तय करता है कि कविता को पढ़ा कैसे जाएगा, उसका प्रवाह कैसा होगा। जैसे स्रोत में चौपाई का जिक्र है, जिसके हर हिस्से में 16-16 मात्राएं होती हैं। सम्मात्रिक। हाँ, ये एक बहुत स्थिर और समतल लय बनाता है। इसीलिए रामचरितमानस जैसी लंबी कथाएं कहने के लिए ये एकदम सही है। ये एक मैराथन धावक की तरह है जो एक ही गति से चलता रहता है। और दोहा, वो तो छोटा और कसा हुआ लगता है। बिल्कुल, दोहा एक स्प्रिंटर की तरह है, कम शब्दों में गहरी बात। इसीलिए कबीर और रहीम के नीति वाले दोहे इतने यादगार हैं। सही बात है। 2 पंक्तियों में जीवन का सार बता देते हैं। लय का सारा खेल यही है। श्रुत में एक और बहुत दिलचस्प छंद का जिक्र था, कुंडलियां। उसकी क्या खासियत है? कुंडलियां बहुत ही अनोखा छंद है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी पे खत्म भी होता है। बिल्कुल, उसी शब्द पर खत्म भी होता है। रुकिए, ये तो बहुत दिलचस्प नियम है। मतलब जहां से बात शुरू हुई, घूम फिरकर वहीं आकर पूरी होती है। इसका असर तो बहुत शक्तिशाली होता होगा। एकदम, एक घेरे के पूरा होने जैसा एहसास। ये एक दोहा और एक रोला को जोड़कर बनता है और इसके हिस्से एक दूसरे से कुंडली की तरह गुथे होते हैं। ये अपनी बात को पूरी तरह से सील कर देने जैसा है कि अब इसके आगे पीछे कुछ कहने को नहीं बचा। तो चलिए सब कुछ एक साथ रख कर देखते हैं। एक दोहा लेते हैं कबीर का, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपाऊं शीतल होए। इसमें रस, अलंकार, छंद सब है। बिल्कुल है। इसमें शांति और उपदेश का भाव है तो शांत रस है। ठीक है। सरल भाषा है, कोई खास अलंकार नहीं जो इसकी सादगी को और बढ़ाता है। और मात्राएं गिनेंगे तो 13-11 13-11 का ढांचा मिलेगा। यानी ये एक दोहा छंद है। हाँ। देखिए कैसे तीनों चीजें, आत्मा, शरीर और धड़कन, मिलकर एक असरदार बात कह रही हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमने हिंदी कविता के जेनेटिक कोड को एक तरह से समझ लिया। रस की वो मास्टर परिभाषा जो भावनाओं की रेसिपी बताती है। हाँ। अलंकारों के बीच तुलना, आरोप और संभावना का बारीक फर्क, और छंद में दोहा और सोठा का वो उल्टा रिश्ता। ये कुछ बड़ी बातें हैं। बिल्कुल। स्रोत ने परीक्षा की तैयारी के लिए जो औजार दिए, हमने उनका इस्तेमाल कविता के जादू को समझने के लिए किया। और ये सब जानने के बाद अब एक सवाल मन में आता है। स्रोत हमें ये सब एकेडमिक वजहों से सिखाता है, पर हम जो सिर्फ कविता का आनंद लेना चाहते हैं, हमारे लिए इसका क्या मतलब है? यही तो सोचने वाली बात है, जिसे हम आज के श्रोता के लिए छोड़ जाते हैं। अब जब कोई गाना सुने या कोई दमदार फिल्मी डायलॉग सुने, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या उसमें कोई अलंकार छिपा है? क्या उसकी लय में कोई खास छंद का पैटर्न है? क्या विज्ञापन की दुनिया का सबसे आकर्षक नारा किसी प्राचीन अलंकार का आधुनिक रूप है? अच्छा। ये व्याकरण का ज्ञान सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। ये भाषा के उस छिपे हुए संगीत को पहचानने का एक नजरिया है जो हमें रोज प्रभावित करता है। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। कभी सोचा है कि कोई फिल्म आपको मतलब रुलाने या हंसाने में कामयाब कैसे हो जाती है? या कोई गाना सुनकर अचानक से वो पुरानी यादें क्यों ताज़ा हो जाती हैं? ये कोई जादू है या इसके पीछे भी कोई साइंस है, कोई इंजीनियरिंग? बिल्कुल। आज हम इसी इमोशनल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही पुराने भारतीय ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, जिसे रस कहते हैं।
हमारे पास जो जानकारी है वो हिंदी साहित्य पर एक विस्तृत व्याख्यान से है और वो ये बताती है कि ये भावनाओं को बनाने की एक रेसिपी की तरह है, एक फॉर्मूला। हाँ। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि एक कलाकार वो शब्दों से, आवाजों से, तस्वीरों से हमारे अंदर असली भावनाएं जगाता कैसे है। बिल्कुल। और ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, इमोशनल इंजीनियरिंग, ये इसके लिए एकदम सही है। अच्छा। ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया है। और इसकी सबसे प्रामाणिक परिभाषा भरत मुनि ने दी थी अच्छा। अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र में। हाँ, और वो आज भी उतनी रेलेवेंट है। उन्होंने एक सूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अच्छा, ये सुनने में तो काफी भारी भरकम लग रहा है। हाँ, है तो थोड़ा। तो इसका मतलब आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक स्थायी भाव जब सही कारणों विभाव, फिर शारीरिक प्रतिक्रियाओं यानी अनुभव हाँ, और कुछ क्षणिक भावनाओं, हाँ। जिन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं, उनके साथ जब मिलता है तब जाकर रस बनता है। ये एक तरह की आप कह सकते हैं भावनात्मक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री। हाँ, जहाँ सही इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा में मिलने पर एक खास इमोशनल टेस्ट या कह लें कि फ्लेवर तैयार होता है। यानी स्वाद। मुझे याद है हमारे स्रोत में भी लिखा था कि रस शब्द का पहला इस्तेमाल वो ऋग्वेद में भोजन के स्वाद के लिए हुआ था। बिल्कुल। और विश्वनाथ की एक परिभाषा भी है, रस ते आस्वाद्यते इति, मतलब जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। तो कला का अनुभव करना असल में किसी डिश को चखने जैसा हुआ। एकदम। और जिस तरह एक शेफ को पता होता है कि कौन से मसाले डालने से डिश खट्टी बनेगी, मीठी या तीखी, हाँ। उसी तरह एक कलाकार को पता होता है कि कौन से तत्व मिलाने से दर्शक के मन में करुणा या क्रोध या प्रेम का भाव जगेगा। अरे वाह। और ये सारा ज्ञान नाट्यशास्त्र से आता है, जिसे पंचम वेद पांचवा वेद भी कहा जाता है। पांचवा वेद। हाँ, और ये सिर्फ नाटक नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भी जड़ है। तो अगर ये भावनात्मक स्वाद है तो फिर सवाल ये उठता है कि ये है कितने? मैंने सुना है कि इसमें कुछ बहस भी है। हाँ, है। भरत मुनि 8 बताते हैं, लेकिन आमतौर पर 9 माने जाते हैं। ये गिनती 8 से 9 हुई कैसे? ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। ओके। और ये दिखाती है कि ये सिद्धांत समय के साथ कैसे इवॉल्व हुआ। अच्छा। भरत मुनि ने अपने समय के नाटकों के आधार पर 8 रसों का जिक्र किया था: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। बिल्कुल। उन्होंने नाटक को मनोरंजन और एक्शन से जोड़कर देखा। तो फिर ये 9वां रस कहाँ से आया? वो बाद में आया। अभिनव गुप्त जैसे आचार्यों ने महसूस किया कि कला का अनुभव सिर्फ उत्तेजना या मनोरंजन नहीं है। कभी कभी कला हमें एक गहरी शांति का अनुभव भी कराती है, जहां मन सारी भावनाओं से परे चला जाता है। अच्छा। उन्होंने इस अनुभव को शांत रस का नाम दिया। अच्छा। इसका स्थायी भाव है निर्वेद, वैराग्य। तो इसका शामिल होना ये दिखाता है कि कला का मकसद सिर्फ हंसाना रुलाना नहीं, बल्कि एक तरह की आत्मिक शांति देना भी माना जाने लगा। एकदम सही। मतलब कला के उद्देश्य के साथ साथ रसों की संख्या भी बढ़ती गई। मैंने ये भी सुना है कि बाद में 2 और रस, वात्सल्य और भक्ति, भी जोड़े गए। जैसे सूरदास जैसे कवियों की रचनाएं जब आईं, तो विद्वानों ने महसूस किया कि माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो नायक नायिका के प्रेम यानी श्रृंगार से अलग है। हाँ, वो अलग ही होता है। तो उसे वात्सल्य रस कहा गया। और इसी तरह ईश्वर के प्रति जो गहरा प्रेम है उसे भक्ति रस का दर्जा मिला। लेकिन हिंदी साहित्य में आज भी मुख्य रूप से 9 रसों को ही मान्यता दी जाती है, जिन्हें हम नवरस कहते हैं। और इन्हीं नवरस में से एक को रसराज यानी रसों का राजा भी कहा जाता है ना? बिल्कुल, श्रृंगार रस को। हाँ, श्रृंगार रस। ऐसा क्यों है? मतलब प्रेम को ही सभी भावनाओं का राजा क्यों माना गया? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये कि श्रृंगार रस का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। इसमें संयोग मिलन का सुख भी है, और वियोग यानी बिछड़ने का दुख भी। सही बात है। दूसरा, कई विद्वान ये मानते हैं कि बाकी ज्यादातर रस कहीं ना कहीं प्रेम से ही जुड़े हैं। प्रेम में हास्य भी होता है, प्रेम ना मिलने पर करुणा या रौद्र भी हो सकता है। और प्रेम की शक्ति वीरता को भी जन्म दे सकती है। बिल्कुल, ये सबसे जटिल और व्यापक मानवीय भावना है। इसीलिए आचार्य भोजराज ने इसे रस राज की उपाधि दी। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन मेरा असली सवाल अब भी वही है कि एक लेखक या फिल्म मेकर
कागज पर लिखे शब्दों से हमारे मन में डर या प्रेम जैसी असली भावनाएं जगाता कैसे है? क्या इसका कोई तय फॉर्मूला है? वो रेसिपी जिसकी हम बात कर रहे थे? बिल्कुल है। और यही रस सिद्धांत की सबसे खूबसूरत बात है। ये एक फॉर्मूला या ब्लूप्रिंट ही है। अच्छा। जिसके वो 4 मुख्य हिस्से हैं जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो चलिए एक भावना का पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि ये पुर्जे काम कैसे करते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। तो पहला पुर्जा है स्थायी भाव। सही। स्थायी भाव वो मुख्य भावना है जो हमारे अंदर मतलब पहले से सोई हुई अवस्था में मौजूद रहती है। सोई हुई अवस्था में। हाँ, ये हमारे इमोशनल सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, जैसे प्रेम, दुख, क्रोध, भय। किसी भी कहानी या कविता का लक्ष्य इनमें से किसी एक सोए हुए भाव को जगाना होता है और अंत तक बनाए रखना होता है। ठीक है, तो भाव हमारे अंदर पहले से है, अब उसे जगाने के लिए एक ट्रिगर चाहिए होगा। वो क्या है? वो है दूसरा अंग, विभाव। विभाव, जिसका सीधा मतलब है कारण या ट्रिगर। ये वो चीजें हैं जो उस सोए हुए भाव को जगाती हैं। अच्छा। अब इसके भी 2 हिस्से हैं। पहला है आलंबन विभाव, आलंबन, यानी वो मुख्य व्यक्ति या वस्तु जिसे देखकर या जिसके बारे में सोचकर भाव जगता है। अच्छा, आलंबन में भी वो आश्रय और विषय होते हैं ना, मतलब जिसके मन में भाव जगे और जिसे देखकर जगे। एकदम सही। जैसे हमारे स्रोत में एक उदाहरण था, सुनील शिल्पा को देखकर मोहित हो गया। यहाँ मोहित होने का भाव किसके मन में जगा? सुनील के। तो सुनील हुआ आश्रय, आश्रय, और किसे देखकर जगा? शिल्पा को। तो शिल्पा हुई विषय। अच्छा, तो ये तो हुआ मुख्य कारण, लेकिन सिर्फ किसी को देख लेना ही तो काफी नहीं होता, माहौल भी तो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, और वही है विभाव का दूसरा हिस्सा, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब है जो उद्दीप्त करे, या कह लीजिए कि आग में घी का काम करे। हाँ, अच्छा। ये वो बाहरी परिस्थितियां होती हैं जो जगे हुए भाव को और गहरा और तीव्र बना देती हैं। जैसे सुनील और शिल्पा अगर किसी चांदनी रात में मिलें या रिमझिम बारिश हो रही हो तो उनका प्रेम का भाव और बढ़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये चांदनी रात और बारिश उद्दीपन है। 1 मिनट, तो मतलब अगर कोई हॉरर फिल्म है तो उसमें जो भूत है वो हो गया आलंबन विषय। हाँ, और दर्शक जो डर रहा है वो आश्रय हो गया। सही। लेकिन फिल्म का वो डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक, अंधेरा या सुनसान लोकेशन, वो सब उद्दीपन हुए क्योंकि वो डर को और बढ़ा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, वो माहौल ही है जो डर के भाव को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा, तो अब तक हमने भाव, स्थायी भाव और उसे जगाने वाले कारण विभाव को समझ लिया। अब आता है तीसरा और बहुत जरूरी हिस्सा, अनुभाव। अनुभाव यानी शारीरिक प्रतिक्रिया। जब हम कोई भावना महसूस करते हैं तो वो हमारे शरीर पर दिखती है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दर्शक को किरदार की भावनाएं इन्हीं शारीरिक संकेतों से पता चलती हैं। इसे हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो प्रतिक्रियाएं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे डर से कांपना, घबराहट में पसीना आना या दुख में अपने आप आंसू बहने लगना। इन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। मुझे याद है तारे जमीन पर का वो आखिरी सीन देखकर मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, तो वहां मेरा रोना वो सात्विक अनुभाव हुआ क्योंकि उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। समझ आया। बिल्कुल। और दूसरी तरह की प्रतिक्रियाएं वो होती हैं जो हम जानबूझकर करते हैं। अच्छा। जैसे किसी को देखकर मुस्कुराना, गुस्से में मुट्ठी भींच लेना या खुशी में सीटी बजाना। हाँ, इन्हें कायिक या वाचिक अनुभाव कहते हैं। ये शारीरिक एक्शन और डायलॉग ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें वेशभूषा भी शामिल है, जैसे जोकर को देखते ही हंसी का माहौल बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास मुख्य भाव है, उसे जगाने का कारण है और शारीरिक प्रतिक्रिया है। अभी चौथा अंग क्या है? संचारी भाव। बिल्कुल। ये पानी के बुलबुले क्या करते हैं? संचारी भाव, ये वो छोटी छोटी मेहमान भावनाएं हैं जो मुख्य स्थायी भाव को सपोर्ट करने के लिए आती जाती रहती हैं। मेहमान भावनाएं? हाँ, भरत मुनि ने इनकी तुलना पानी के बुलबुलों से की थी। अच्छा। जो बनते हैं, फूटते हैं, लेकिन लहर को आगे बढ़ाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। जैसे चिंता, शंका, गर्व, आलस्य, ये थोड़ी देर के लिए आते हैं और मुख्य भाव को और मजबूत करके चले जाते हैं।
ये पानी के बुलबुले वाला उदाहरण तो कमाल का है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कोई संचारी भाव इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो मुख्य स्थायी भाव पर ही हावी हो जाए? जैसे कोई डर रहा हो लेकिन फिर अचानक उसे गुस्सा आ जाए। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा हो सकता है, लेकिन तब कहानी में रस परिवर्तन होता है। अच्छा। मतलब लेखक या निर्देशक जानबूझकर एक स्थायी भाव से दूसरे पर शिफ्ट कर रहा है। लेकिन जब तक एक ही रस चल रहा है, संचारी भाव हमेशा सहायक की भूमिका में ही रहेंगे। ठीक है। वो आते जाते रहेंगे, लेकिन मुख्य भाव की नदी बहती रहेगी। ठीक है, ये सब थ्योरी में तो समझ आ रहा है, पर क्या हम इसे किसी असली उदाहरण में देख सकते हैं? मेरे ख्याल से जब तक हम इसे एक्शन में नहीं देखेंगे ये थोड़ा धुंधला ही रहेगा। बिल्कुल। हमारे स्रोत में एक उदाहरण था, हरीश अंधेरी रात में एक चुड़ैल को देखकर घबरा गया। चलिए इस एक वाक्य का पोस्टमार्टम करते हैं। जरूर, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो सबसे पहले यहाँ स्थायी भाव क्या है? कौन सी मुख्य भावना को जगाने की कोशिश हो रही है? जाहिर है भय, जो भयानक रस का अस्थायी भाव है। सही। अब आते हैं विभाव पर, यानी कारण पर। यहाँ आश्रय कौन है? मतलब डर किसके मन में पैदा हुआ? हरीश के मन में, तो हरीश आश्रय है। और विषय? और विषय है चुड़ैल, जिसे देखकर वो डरा। बिल्कुल। और उद्दीपन क्या है? वो कौन सी चीज है जो इस डर को और ज्यादा डरावना बना रही है? अंधेरी रात। अगर यही घटना दिन की उजाले में होती तो शायद हरीश उतना नहीं डरता। सही बात है। तो अंधेरी रात यहाँ आग में घी का काम कर रही है। बहुत बढ़िया। अब तीसरा हिस्सा, अनुभव। डरने के बाद हरीश का शरीर कैसे रिएक्ट करेगा? क्या शारीरिक संकेत दिखेंगे? हो सकता है उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, उसे पसीना आने लगे या वो कांपने लगे। और ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सात्विक अनुभव हुए। बिल्कुल। शायद वो डर के मारे चीख भी पड़े, जो वाचिक अनुभव होगा। एकदम सही। और अब आखिरी हिस्सा, संचारी भाव। उस मुख्य भय के भाव के साथ हरीश के मन में कौन से पानी के बुलबुले उठ रहे होंगे? शायद क्षण भर के लिए शंका का भाव आए कि ये सच में चुड़ैल है या कोई मजाक कर रहा है। हो सकता है। या फिर त्रास का भाव कि अब मैं बच नहीं सकता, या भागने की चपलता का भाव। ये भाव आएंगे जाएंगे, लेकिन उसके मुख्य भय को और गहरा करते जाएंगे। वाह, देखा आपने? हाँ। कैसे इन चार तत्वों, भय जो स्थायी भाव हैं, हाँ। हरीश, चुड़ैल, अंधेरी रात जो विभाव हैं, कांपना, पसीना यानी अनुभव, और शंका, त्रास जो संचारी भाव हैं, हाँ। इन सब ने मिलकर भयानक रस का एक पूरा अनुभव तैयार कर दिया। ये वाकई किसी रेसिपी की तरह ही है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, कुछ अलग। मान लीजिए हास्य रस का। ठीक है, उदाहरण है। यहाँ स्थायी भाव है हास यानी हंसी। ठीक है। आलंबन विषय है वो आदमी जो गिरा, और आश्रय हैं हम दर्शक जो हंस रहे हैं। और उद्दीपन क्या होगा? उद्दीपन हो सकती है उस आदमी की अजीबोगरीब वेशभूषा या उसके गिरने का अटपटा तरीका। ये चीजें हंसी को और बढ़ा देती हैं। सही। अनुभव क्या होगा? दर्शकों का खिलखिलाकर हंसना, पेट पकड़ लेना, आंखों में पानी आ जाना। हाँ हाँ हाँ। और संचारी भाव हो सकते हैं चपलता या थोड़ा हर्ष। देखिए, फॉर्मूला वही है, बस इंग्रेडिएंट्स बदल गए और स्वाद भयानक से हास्य हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ये प्राचीन सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। आज के फिल्म मेकर, एड बनाने वाले, यहाँ तक कि वीडियो गेम डिजाइनर भी जाने अनजाने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि दर्शक ठीक वही महसूस करे जो वो चाहते हैं। निश्चित रूप से। जब कोई विज्ञापन आपको इमोशनल करके कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित करता है, तो वो करुण रस या वात्सल्य रस का ही इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। जब कोई नेता अपने भाषण से लोगों में जोश भरता है, तो वो वीर रस के तत्वों का प्रयोग कर रहा है। ये फ्रेमवर्क हर उस जगह काम करता है जहां भावनाओं को एक उद्देश्य के लिए जगाना हो। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यह है कि रस सिर्फ साहित्य का एक पुराना सिद्धांत नहीं है। नहीं, ये भावनाओं के मनोविज्ञान को समझने की एक चाबी है, एक टूल किट है। ये बताता है कि कला कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोचा समझा निर्माण है। बिल्कुल सही। और अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। हमने चर्चा की शुरुआत में बात की थी कि रस की अवधारणा मूल रूप से ऋग्वेद में भोजन के स्वाद से आई थी। हाँ। तो अगली बार जब कोई फिल्म देखी जाए या कोई कहानी पढ़ी जाए, तो ये जरूर सोचें, क्या सिर्फ एक कहानी का अनुभव हो रहा है, या एक कुशल शेफ द्वारा बहुत बारीकी से तैयार की गई एक भावनात्मक रेसिपी का स्वाद चखा जा रहा है। अरे वाह। जिसके हर एक इंग्रेडिएंट को इसलिए डाला गया है ताकि आप ठीक वही महसूस करें जो वो चाहते हैं।